Next, a patient who suffered myocardial infarction 3 months back reported to the clinic with only 2 upper teeth. सिर्फ ऊपर वाले 2 दांत हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा? ट्रीटमेंट प्लान ये रहेगा कि आप एक चीज़ है कि आप 6 मंथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के उसके टाइम पीरियड के अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक। कोई भी आप इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं कर सकते। सो यू विल हैव टू वेट 3 मंथ्स मोर। उस तक आपने क्या करना है, एक इंटरिम डेंचर दे देना है पेशेंट को, इंटरिम डेंचर दे देना है। विद इन 6 months इफ एनी अर्जेंट इन्वेजिव प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड सच एज एक्सट्रैक्शन और RCT, ठीक है, द ट्रीटमेंट शुड बी डिलीवर्ड इन अ हॉस्पिटल सेटिंग जहाँ पे फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि अगर एक और अटैक ऑफ MI पड़ जाए तो उसको मैनेज किया जा सके। आफ्टर 6 months नॉर्मली हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को एक एंजाइना के पेशेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक मे बी कंसिडर्ड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन पेशेंट्स विद पेसमेकर, जिनको पेसमेकर पड़ा हुआ है। वहाँ पे ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है जो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ हिंडर करे या फिर इंटरफेयर करे, जैसे इलेक्ट्रोकॉटरी हो गया या फिर कैविट्रॉन हो गया। दे शुड नॉट बी यूज्ड। Next, the masseteric notch in distobuccal corners of the mandibular denture is due to the masseteric notch is due to the action of masseter on buccinator. Action of masseter on buccinator. This is leading to formation of masseteric notch. The distobuccal border must converge to avoid displacement by contracting the masseter muscle, whose anterior fibers run outside and behind the buccinator in this region. When the masseter muscle contracts, it pushes inward against the buccinator muscle and produces a bulge into the mouth. The masseteric notch is formed by the action of masseter on buccinator. Masseteric notch इससे बनती है by the action of masseter on buccinator. Next, the interocclusal space for screw retained crown should be at least how much? Interocclusal space for screw retained crowns, it should be approximately about 4 mm. कितना होना चाहिए? 4 mm का होना चाहिए। द सीमेंट रिटेन्ड इम्प्लांट प्रोसेस रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 8 mm। अगर सीमेंट रिटेन की बात करें तो वहाँ पे 8 mm का स्पेस होना चाहिए। अगर सीमेंट रिटेन की बजाय हम स्क्रू रिटेन की बात करें तो वहाँ पे 4 mm का जो गैप होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्क्रू रिटेन रेस्टोरेशन माइक्रो गैप कॉलोनाइजेशन रिस्क रहता है वहाँ पे। रिट्रीवेबिलिटी इज ईजी, रिटेंशन इज ईजी, लिमिटेड अबटमेंट हाइट इज देयर, सीमेंट इंक्लूजन रिस्क इज अवॉइडेड एंड डीप इंसर्शन ऑफ इम्प्लांट कुड बी देयर। ओके, यहाँ पे मल्टीपल अबटमेंट रेस्टोरेशन हम स्क्रू रिटेन रेस्टोरेशन में कर सकते हैं। सीमेंट रिटेन रेस्टोरेशन में क्या होता है कि नेचुरल ऑक्लूजल फॉर्म आ सकती है, कॉस्ट कम होती है, एंगुलेशन करेक्शन कर सकते हैं। मतलब एक अगर इम्प्लांट इस साइड को है तो हम क्राउन को इस साइड को भी दे सकते हैं। टिल्टेड इम्प्लांट्स में भी इसको यूज़ करते हैं। ईज ऑफ फैब्रिकेशन होती है सीमेंट रिटेन रेस्टोरेशन की, और एक्सेस टू पोस्टीरियर साइड्स इज ईजी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिजॉर्प्शन इन ऑस्टियोटोमी साइड डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट। रेट ऑफ रिजॉर्प्शन जो होती है वो एक्सटेंट ऑफ ऑस्टियोटोमी पे डिपेंड करती है, साइट ऑफ ऑस्टियोटोमी पे डिपेंड करती है, प्लस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कि उसको डायबिटीज़ है या कोई और डिजीज़ है या कोई और मेडिकल हिस्ट्री है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। बट द रेट ऑफ रिजॉर्प्शन इन ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, ओके, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट आर मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स शोइंग स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, क्लियर जोन्स, रफल्ड बॉर्डर्स which are responsible for the process of bone resorption. The rate of resorption could vary depending upon the factors such as extent of osteotomy, site of osteotomy, and individual's patient health condition. Next question is biological width around the healthy implant is how much? Biological width around the healthy implant is about 3 to 4 millimeters. Okay. Now the biological width around the implant is 3 to 4 millimeter in distance from the top of the peri-implant mucosa to the first bone to implant contact. ठीक है, पेरी इम्प्लांट म्यूकोसा से लेकर फर्स्ट बोन टू इम्प्लांट कॉन्टैक्ट के बीच में 3 से 4 मिलीमीटर का फर्क होता है हमारे पास, ठीक है। नाउ consisting of circular epithelium, adjacent bone, juxtal epithelium, fibrous connective tissue between the epithelium and the first bone implant contact or the stabilized top of the adjacent bone contact, ठीक है। The biological width forms biological barrier against bacteria, influences the remodeling of the soft tissues and hard tissues around the implant and has implications for clinical aspect of dental implantation. Next, which arch shape allows for longest cantilever in implant supported prosthesis? Longest cantilever हमें टेपर्ड आर्च फॉर्म में देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 से 10 मिलीमीटर का कैंटिलीवर बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंडीशन विद ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड एक्सट्रीमिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? इट कैन बी ड्यू टू आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन बी ड्यू टू वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन बी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर।
द फॉलोइंग केसेस ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस में जो है वो पूरी जो पेरिफेरीज होती हैं वो ब्लूइश दिखने शुरू हो जाती हैं ड्यू टू आर्टीरियल और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिफेरल साइनोसिस इज द bluish discoloration of distal extremities, that is hands, fingertips and toes, and can sometimes involve the circumoral and periorbital areas. Mucous membrane are generally not involved. Peripheral cyanosis is a rarely life-threatening medical emergency. दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में देर इज डिक्रीज्ड आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन, या तो एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन हो जाती है, कम वेंटिलेशन हो रही है, या फिर अनइवन रिलेशनशिप होगा बिटवीन द पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। ठीक है, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिफ्यूजन होगी, एनाटॉमिक स्टंट्स हो जाएंगे, मतलब एनाटॉमिकली ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो रुक जाएगी। देर सर्टेन टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। पल्मोनरी एट्रोवीनस फिस्टुलास हो सकते हैं, मल्टीपल इंट्रा पल्मोनरी स्मॉल शंट्स हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन में लो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन हो जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर लो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन हो जाती है। हीमोग्लोबिन के अबनॉर्मलिटीज़ होना शुरू हो जाती है, मेथ हेमोग्लोबिनीमिया दिखने शुरू हो जाता है, दैट कुड बी हेरिडिटरी और कुड बी एक्वायर्ड। सल्फ हेमोग्लोबिनीमिया दिखना शुरू हो जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनीमिया भी दिखना शुरू हो जाता है। ये साइनोसिस ट्रू साइनोसिस नहीं कह सकते सेंट्रल साइनोसिस को। ओके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनिया में ट्रू साइनोसिस नहीं होती। कार्बोक्सी में बेसिकली ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरलोड हो गया बाहर से। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं, बाहर से हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला एटमॉस्फेयर से सांस ले ली, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनिया। उसके बाद आते हैं पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस में कार्डियक आउटपुट रिड्यूस कर जाता है, कोल्ड एक्सपोजर हो जाते हैं, मतलब ठंड में ये चीज़ पेरिफेरल साइनोसिस कॉमन होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ब्लड की फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू द वाइटल, जो बीच वाले ऑर्गन्स है उसकी तरफ आ जाती है, सेंट्रल ऑर्गन्स की तरफ आ जाती है। ठीक है, देयर कुड बी आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके हाथ पैर जो है वो नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज पेरिफेरल साइनोसिस। नेक्स्ट, विच सूचर मटेरियल इज यूज फॉर रिपेयर ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म। ऑर्टिक एन्यूरिज्म को रिपेयर करने के लिए वी गो फॉर पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, वी गो फॉर पॉलीप्रोपाइलिन। एन्यूरिज्म हमने बार बार बात की कि बलूनिंग ऑफ द आर्टरी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है बहुत ईजिली। तो प्रेफर्ड जो चीज़ होती है दैट इज मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर बोले तो द प्रेफर्ड सूचर फॉर ऑर्टिक एनास्टोमोसिस इज डबल आर्म्ड मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलिन, डबल आर्म मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलिन। Next, a 45-year-old road traffic accident patient is brought to emergency with altered consciousness, cold clammy skin, blood pressure 60/40 हो चुका है। ठीक है, और फीबल पल्स है, बहुत कम पल्स चल रही है, बहुत ही माइन्यूट पल्स चल रही है। तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट, विच क्लिनिकल साइन इज पैथोगनोमिक साइन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस इन्फेक्शन। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस इन्फेक्शन में क्रेपिटस सुनाई देता है। क्रेपिटस इज अ पैथोगनोमिक साइन इन क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस इन्फेक्शन। देखो, जहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस का इन्फेक्शन होता है, अगर वहाँ पे ओपन वुंड है तो वहाँ के अराउंड आपको क्रेपिटस सुनाई देगा बिकॉज ऑफ द गैस बिल्डअप। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस इन्फेक्शन कैन कॉज अ crepitant cellulitis of the subcutaneous muscles, tissues and following the traumatic tissue injury following soil contamination. ठीक है, the crepitus present is caused by the gas in underlying tissues, that is known as gas gangrene. Foul smell can be seen in multiple other infections and is not pathognomic sign. फाउल स्मेल दिखाई देती है लेकिन सूंघी जाती है, लेकिन उतना पैथोगनोमिक साइन नहीं होता। क्रेपिटस इज द पैथोगनोमिक साइन इन द दिस क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द क्लॉस्ट्रीडियम ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। क्लॉस्ट्रीडियम कॉजिंग टेटनस इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लॉस्ट्रीडियम कॉजिंग गैस गैंग्रीन इज क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस। ठीक है, गैस गैंग्रीन में से भी 3 चीज़ें आती हैं, सैक्रोलिटिक, प्रोटियोलिटिक एंड मिक्स्ड। सैक्रोलिटिक होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस और क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ठीक है, प्रोटियोलिटिक होता है क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स। प्रोटियोलिटिक इज क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स। मिक्स्ड में मतलब प्रोटियोलिटिक और सैक्रोलिटिक दोनों हो रहा है, इसमें क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम आता है। ठीक है, नाउ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये बोटुलिनियम टॉक्सिन बोटुलिज्म करवाता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन की जनरेशन कराता है, जिससे नर्व्स जो है वो सुन पड़ जाती हैं। लास्ट इज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में आ जाता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ठीक है, दैट इज कॉमन इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे है तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अब डिफिसाइल को मौका मिल जाता है इन्फेक्शन करने का। सो दिस इज द क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कॉज डायरिया।
नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंसाइजल फ्रैक्चर ऑफ अडोलेसेंट व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट प्लान? इंसाइजल फ्रैक्चर बोला है सिर्फ, ठीक है, नहीं बताया कि पल्प डैमेज हुआ है चाहे कोई भी और चीज़ है, तो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन इज द ट्रीटमेंट प्लान. ओके, एस्थेटिक एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन वुड बी चोजन विच इज द कॉम्पोजिट. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी and positive HBsAg along with anti-HBC is indicative of what? It is indicative of acute infection. क्या क्या चीज़ें हैं? IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट है, पॉजिटिव HBsAg है, anti-HBC है, ठीक है. इट इज इंडिकेटिव ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन. देखो, अगर पर्सन जो है वो वैक्सीनेटेड है तो anti-HBs पॉजिटिव होगा, सिर्फ anti-HBs अगर वो वैक्सीनेटेड है. अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो HBs एंटीजन प्लस IgM प्लस anti-HBC, ये तीनों पॉजिटिव होंगे. HBs एंटीजन प्लस IgM प्लस HBC, ये तीनों पॉजिटिव होंगे. अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो HBs एंटीजन पॉजिटिव होगा, anti-HBC पॉजिटिव होगा, लेकिन IgG और IgM एंटीबॉडीज़ नहीं बने होंगे उसकी, वो नेगेटिव आएगा. विंडो पीरियड अगर है, विंडो पीरियड में IgM पॉजिटिव होगा, anti-HBC पॉजिटिव होगा सिर्फ, ठीक है. विंडो पीरियड में दो ही चीज़ें, IgM और anti-HBC पॉजिटिव होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस ऑफ कॉर्टिकोटोमी एक्सेप्ट व्हाट? तो कौन कौन सी इंडिकेशन होती है? डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस में हम कॉर्टिकोटोमी करते हैं. टू एक्सेलरेट ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट हम कॉर्टिकोटोमी करते हैं. टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन वी डू कॉर्टिकोटोमी, ठीक है. हीलिंग के लिए हम कॉर्टिकोटोमी नहीं करते. सो फोर्थ ऑप्शन दैट इज टू हील द फ्रैक्चर सेगमेंट, हम कॉर्टिकोटोमी नहीं करते उसके लिए. Corticotomy is defined as the surgical procedure that intentionally inflicts the mechanical damage on the cortical bone. This increases the bone remodeling to accelerate the repair and achieve the functional recovery. Corticotomy removes the cortical bone strongly and resists the orthodontic jaw movement and keeps the bone marrow to maintain the circulation in the continuity of the bone tissues. देखो, cortical bone remove कर दी, लेकिन bone marrow वाली जो bone है वो हमने maintain करके रखी, तो क्योंकि वो flexible होती है तो उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत जो bone है उसको move कर पाते हैं, ठीक है, ताकि रिस्क ऑफ नेक्रोसिस कम हो और जो टूथ मूवमेंट है वो भी फैसिलिटेट हो सके. नेक्स्ट, इन अ स्टैंडिंग पोजीशन प्लूरल इफ्यूजन्स मोस्टली कनेक्ट वेयर? स्टैंडिंग पोजीशन पे प्लूरल इफ्यूजन्स मोस्टली कनेक्ट करते हैं इन द कॉस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस के अंदर कलेक्ट करता है अगर स्टैंडिंग पोजीशन में. तो प्लूरल इफ्यूजन्स कलेक्ट इन द कॉस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस व्हेन इन स्टैंडिंग पोजीशन एंड प्रेजेंट ऑन द प्लेन एक्स-रेज एज ब्लंटिंग ऑफ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल. क्या होगा वहाँ पे? कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है उसकी ब्लंटिंग हो जाती है. अ thoracocentesis that is pleural tap is often performed here while a patient is in full expiration because of the less risk of puncturing the lungs and thereby causing pneumothorax. ठीक है, thoracocentesis यहाँ पे ऑफनली परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट जो है वो फुल एक्सपायर कर चुका है. क्योंकि जब फुल एक्सपायर किया हुआ है तो वहाँ पे पंक्चरिंग जो है रिलेटिवली ईजी हो जाती है, बिकॉज थोरैकोसेंटेसिस जो आप प्लूरल टैप कर रहे हो वो रिलेटिवली ईजियर टू फाइंड हो जाता है, ठीक है. तो न्यूमोथोरैक्स का खतरा कम हो जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस द पेशेंट ऑफ अ पैराथायरॉयड एडिनोमा इज बेस्ट ट्रीटेड बाय व्हाट? पैराथायरॉयड एडिनोमा का पेशेंट बेस्ट ट्रीटेड किससे होता है? इट इज़ बाय मिनिमली इन्वेसिव पैराथायरॉयडेक्टोमी. किससे? मिनिमली इन्वेसिव पैराथायरॉयडेक्टोमी. ट्रेडिशनली बायलेटरली 4 gland exploration was the procedure of choice for hyperparathyroidism. However, because of the single adenoma causing 85% of the disease, minimally invasive parathyroidectomy is the emerging gold standard for parathyroid adenoma. ठीक है. Due to the short life of parathyroid hormone, the Miami criteria dictates that the parathyroid hormone level should decrease by at least 50%. पैराथायरॉयड हार्मोन का जो लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए by at least 50% within 10 minutes of adenoma removal. If this value is not met, further exploration is warranted of the adenoma. ठीक है. Missing glands can be found in the retropharyngeal or retroesophageal planes, posterior mediastinum, thymus, mediastinum and inside the thyroid capsule or gland or in the carotid sheath. मतलब जब हम एडिनोमा को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा जो मिसिंग ग्लैंड है वो रेट्रोफेरेंजियल एरिया में, रेट्रोइसोफेजियल एरिया में, या फिर पोस्टीरियर मीडियस्टीनम, थाइमस वाला मीडियस्टीनम, या इनसाइड थायराइड कैप्सूल या ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, वो कैरोटिड शीथ के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है. तो उस एडिनोमा को हमको पूरी तरह से निकालना है. नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्ट्स विद द कंप्लेन ऑफ मैलाइज
On examination, there is generalized wrinkling, leathery consistency of the skin, the evidence of folliculitis over the skin and over the arm. Folliculitis over the skin and folliculitis over the arm. Deficiency of which of the vitamin is most likely? देखो, deficiency of vitamin A leads to this all thing, और A के साथ C भी इसमें involved होता है, ठीक है. Severe deficiency of vitamin A, vitamin C may lead to folliculitis. In vitamin A deficiency, the skin shows follicular hyperkeratosis. विटामिन ए की डेफिशिएंसी में स्किन जो है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस शो करती है, ड्राइनेस ऑफ द स्किन दिखाई देती है, एंड देयर इज जनरलाइज्ड रिंकलिंग ओवर द बॉडी. नेक्स्ट, अ 4-year-old चाइल्ड कम्स विद ग्रॉसली डिकेड मैंडिबुलर सेकंड मोलर, मतलब ई खराब है उसका, विच वारंट्स एक्सट्रैक्शन, जिसको एक्सट्रैक्शन की जरूरत है ऑन एग्जामिनेशन. व्हाट इज योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखो, एक्सट्रैक्शन तो वी विल कैरी आउट and we will provide a distal shoe space maintainer along with it. All right. Indication for distal shoe is the premature loss of primary second molar prior to the eruption of permanent first molar. Permanent first molar के eruption से पहले अगर हमारा E का लॉस हो जा रहा है, प्राइमरी सेकंड मोलर का लॉस हो जा रहा है, तो हम डिस्टल शू स्पेस मेंटेनर जो है वो देंगे. ये रेडियोग्राफी के लिए आपको D के साथ एक बैंड दिखाई देंगे जो कि जिंजाइवा के अंदर जाके इम्पेंज करके एक डिस्टल शू बनाते हैं, ठीक. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म स्मोकर रिपोर्ट्स विद कंप्लेन ऑफ डिस्फेजिया एंड कफ. लॉन्ग टर्म स्मोकर है, डिस्फेजिया और कफ के साथ रिपोर्ट किया है. ही इज एक्सट्रीमली लीन, एक्सट्रीमली थिन एंड सफर्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ नॉन प्रोडक्टिव कफ. पर्सिंग ऑफ द लिप्स इज नोटिस्ड अलॉन्ग विद द एक्टिव वीजिंग कंडीशन. आइडेंटिफाई द कंडीशन. इट इज कंजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है. COPD का पेशेंट है. COPD इज यूजली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग थ्रू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू other lung irritants like second hand smoke and also can contribute to COPD, ठीक है. इंस्पेक्शन पे there will be a pursed lip breathing होती है. यूज ऑफ accessory muscles of respiration, jugular venous distension during expiration, ठीक है. and there is retraction of supracrestal, supraclavicular and intercostal spaces during inspiration. ट्रेकिया शॉर्ट हो जाता है, पल्सस पैराडॉक्सिस हो जाता है, इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट एंड बैरल शेप चेस्ट हो सकती है, रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट हो जाएंगी, पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा, डिस्निया एंड रिलीविंग पोस्चर विल बी देयर. अलॉन्ग विद दिस विल बी मसल वेस्टिंग, ठीक है. ये आगे इंस्पेक्शन पे. पैल्पेशन पे क्या होगा? पैल्पेशन पे देयर इज रेस्ट्रिक्टेड चेस्ट एक्सपेंशन एंड सब जीफॉइड शिफ्ट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स ऑफ द हार्ट. सब जीफॉइड शिफ्ट हो जाती है ऑफ द मैक्सिमम इम्पल्स ऑफ द हार्ट. पैल्पेशन की बात आती है परकशन की बात. परकशन में चेस्ट जो हुई वो हाइपर रेजोनेट करेगी. ऑब्लिट्रेशन ऑफ द कार्डियक डलनेस विल बी देयर, ठीक है. लो लेवल ऑफ लिवर डलनेस विल बी देयर एंड लो डायफ्रामेटिक लेवल्स विल बी देयर. ऑलराइट. परकशन के बाद आएगा ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन में जो हार्ट साउंड होंगी वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाएंगी, उसके साथ ब्रेस्ट साउंड भी डिमिनिश हो जाएंगी. अर्ली इंस्पिरेटरी क्रैकल सुनाई देंगे. इंस्पायर करेगा तो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी. देयर विल बी लाउड pulmonic component of the second heart sound. Loud pulmonic component of the second heart sound. स्पेशल मैन्यूवर अगर हम करवाते हैं तो वहाँ पे फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टाइम हो जाएगा, ठीक है. और स्नाइडर मैच टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है. स्नाइडर मैच टेस्ट विल बी पॉजिटिव. दिस इज ऑल इन congestive obstructive pulmonary disease. Question is, an extremely agitated and panicked patient is undergoing dental extraction. He is on long-term steroid therapy and has a brownish pigmentation over the skin. Which emergency is most possible in this case? देखो, brownish pigmentation है तो basically adrenal gland के साथ वो associated हो सकती है, ठीक है. न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं. सो इट इज़ एडिसोनियंस क्राइसिस. It is a Addisonian's crisis. The following deficiency describes the case of adrenal insufficiency. Adrenal insufficiency के cases में brownish discoloration is present. All right. The patient is at the risk of adrenal crisis. ठीक है. Neuropsychiatric symptoms of adrenal deficiency includes this brownish pigmentation, but they are not limited to depression, lack of energy, or sleep disturbances. During an Addisonian crisis, agitation, delirium, and in some cases visual and auditory hallucinations are reported. देखो, कुछ केसेस में एजिटेशन हो जाता है, डिलीरियम हो जाता है, कुछ केसेस में विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है. Hence the rule of two should be followed in the steroid therapy. Rule of two का मतलब होता है, it is a clinical rule that the systemic corticosteroids are unlikely to suppress the HPA axis, ठीक है, if used for less than 2 weeks, in less than 2 daily doses, and for 2 short courses only.
पर ईयर, ठीक है। लेस देन अगर 2 डेली डोजेज ले रहे हैं, 2 वीक्स के लेस हमने एक जो कोर्स है उसे किया है, और लेस देन 2 कोर्स हमने पर ईयर किए हैं, तो वहाँ पे अनलाइकली होता है टू दैट इट सप्रेसेस द HPA एक्सिस। HPA एक्सिस का मतलब होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। ये एक हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम है जो कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है। तो अगर रूल ऑफ 2 फॉलो किया हो तो ये HPA एक्सिस जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन इतनी ज़्यादा जल्दी लूज़ नहीं करता। ये नॉर्मली अपना स्टीरॉयड जो प्रोडक्शन का रोल है उसे मेंटेन करके रखता है, बट ये रूल फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट, द रिवाइज ट्रॉमा स्केल यूज ड्यूरिंग ट्राई एज डज नॉट इंक्लूड विच पैरामीटर। ट्राई एज में हार्ट रेट इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। 3 पैरामीटर्स आते हैं ट्राई एज के अंदर। पहली चीज़ आती है कॉन्शियसनेस, दैट इज़ ग्लासगो कॉमा स्केल, GCO, ग्लासगो GCS बोल सकते हैं इसको, ग्लासगो कॉमा स्केल आता है, ठीक है। दूसरा आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तीसरा आता है रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉनिक टाइप 2 डायबिटिक इज हॉस्पिटलाइज्ड विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड गैस्ट्रिक पेन, ओके। द पॉसिबल कंडीशन इज व्हाट? इट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज रिस्क फैक्टर फॉर इंसिडेंट हार्ट फेलियर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी इन द पेशेंट्स विद एस्टेब्लिश्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस डिजीज़, या फिर हार्ट डिजीज़ कोई भी है। अगर एस्टेब्लिश डिजीज़ है तो वहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट, इन द पेशेंट्स विद डायबिटीज़ मेलाइटिस द प्रेवलेंस ऑफ हार्ट फेलियर इज बिटवीन 9% to 22%, which is 4 times higher than general population, and the prevalence is even higher in the patients with diabetes mellitus जो कि 60 साल की उम्र के ज़्यादा हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर। डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ द abnormal cardiac handling of glucose, free fatty acids present in the blood or in the body, and because of the effect of metabolic derangements of diabetes on the cardiovascular system, ठीक है। इसके अलावा द मेटाबॉलिक रिस्क ऑफ डायबिटिक in heart failure is heightened by the effect of most anti-diabetic medications, as use of certain anti-diabetic medications increase the risk of mortality and hospitalization for heart failure in both the patients with and without the heart failure, ठीक है। जो ये मेडिकेशन है वो इस रिस्क को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाइकल फेशियल इन्वॉल्वमेंट इन इन्फेक्शन, इट मोस्टली अकर्स इन व्हाट? Cervicofacial involvement occurs mostly in actinomycosis. Okay, it occurs in actinomycosis. Cervicofacial actinomycosis is an invasive destructive infectious syndrome caused by gram-positive branching filamentous bacteria actinomyces. Painless or occasionally painful tissue swelling involving the submandibular or perimandibular region over time. मल्टीपल साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें से पस ड्रेन करती है कंटेनिंग सल्फर ग्रैन्यूल्स। टेंडेंसी टू रिमिट एंड रियकर इज देयर इन एक्टिनोमाइसिस। रेडिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ द ओवरलाइंग बोन, ओवरलाइंग टिश्यू वो देखी जाती है, ठीक है। मतलब जो स्किन है जो लीजन के ऊपर प्रेजेंट है वहाँ पे रेडिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। ये एक्टिनोमाइसिस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। रेडिश ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, पेनलेस, मल्टीपल ओकेजनली सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है इन्वॉल्विंग द सबमैंडिबुलर पेरीमैंडिबुलर रीजन, ठीक है, जिसमें से सल्फर कंटेनिंग ग्लैन्यूल्स की जो है स्मेल पस उस में से निकलती है, ठीक है। जो टेंडेंसी है वो रिमिट और रियकर होने की होती है इसके अंदर, एक्टिनोमाइसिस के अंदर। सर्वाइकोफेशियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है इस इन्फेक्शन के अंदर। अमंग द ऑप्शंस गिवन, एक्टिनोमाइकोसिस दिया, म्यूकोरमाइकोसिस दिया, हिस्टोप्लाज्मोसिस दिया, ब्लास्टोमाइकोसिस दिया, इनमें से एक्टिनोमाइकोसिस हमारा आंसर है। नेक्स्ट एक पेरिफेरल स्मीयर दे रखा है जिसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रखे हैं और बाकी आपको कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा कि किस तरह का एनीमिया है, तो इट इज़ अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके। नाउ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ओवेलोसाइट्स हैविंग मीन कार्बोक्सिलर वॉल्यूम दैट इज ग्रेटर देन 115 FL, एनाइसोसाइटोसिस होता है, पोइकिलोसाइटोसिस होता है और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इट इज़ सजेस्टिव ऑफ मेगालोब्लास्टिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दैट इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से अकर करता है। बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस, क्योंकि विटामिन B12 आपको चाहिए रहता है अपनी DNA सिंथेसिस की, RBC की DNA सिंथेसिस के अंदर, ठीक है, या फिर फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है ना। पेरिफेरल ब्लड स्पेयर में मैक्रोसाइटोसिस दिखता है, मतलब RBC जो है वो उनका साइज जो है वो कईयों का लार्ज होता था, जिससे कि मीन कार्बोक्सिलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाती है। मैक्रो ओवेलोसाइट्स दिखते हैं, ओवल साइज RBC दिखते हैं, ओवल RBCs दिखाई देते हैं। पोइकिलोसाइटोसिस हो जाती है, मतलब कि RBCs का जो शेप है वो वेरी हो जाता है एक ही सैंपल के अंदर। एनाइसोसाइटोसिस हो जाती है, दैट इज वेरिएशन इन RBC साइज। जो पोइकिलोसाइटोसिस है दैट इज वेरिएशन इन शेप।
एनाइसोसाइटोसिस दैट इज वेरिएशन इन साइज, ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखाई देते हैं। न्यूट्रोफिल्स में जो लोब होते हैं दैट इज ग्रेटर देन 5 to 6 लोब्स पर न्यूट्रोफिल दिखाई देता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास रिड्यूस्ड रेटिकुलोसाइट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर इसमें बोन मैरो को चेक करें तो वहाँ पे हाइपर सेलुलर बोन मैरो दिखाई देती है, उसमें मेगालोब्लास्ट दिखाई देते हैं, लार्ज एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर दिखाई देते हैं, ओपन लेसी न्यूक्लियर होता है, रिलेटिवली न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी हो जाती है, ठीक। देयर इज एसिंक्रोनी इन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो। Next, a 17-year-old patient presents with fever, malaise since last 5 days. The patient is known intravenous drug user. Examination shows painless nodules in fingers and cardiac auscultation reveals a loud histosystolic murmur and a pericardial rub. Loud histosystolic murmur and a pericardial rub. What should be your next step? आप करवाओगे echocardiogram, okay? ECG करवाओगे you will, ठीक है। इसमें आप सीटी नहीं करवाओगे, इसमें आप कोई टेस्ट फॉर सिफिलिस नहीं करवाओगे, इसमें आप कोई कार्डियक कैथेटर नहीं दोगे, यू विल सिंपली गो फॉर echocardiogram, okay? Next question is, a 9-year-old child comes to you with a chief complaint of fever, dysphagia and pain in the throat since the last few days. On examination, the throat is erythematous and there is formation of well-defined gray pseudomembrane which is adherent to the tonsil. ग्रे सूडोमेम्ब्रेन एडहेरेंट टू द टॉन्सिल, तो ये इंडिकेट कर रहा है डिप्थीरिया की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? यू विल गो विद डिप्थीरिया, ओके। गले में दर्द, ये चीज़ें और ग्रे सूडोमेम्ब्रेन गले के पास, तो दैट इज डिप्थीरिया। Next, a 55-year-old female reports with fasting blood glucose levels of 146 milligram per deciliter and the postprandial levels were 225 milligram per deciliter. She has uncontrolled diabetes. As from the readings you can see, which test is the best test to assess the change in sugar level in last 3 months? Because last 3 months को assess करने के लिए we will go for HbA1c test. HbA1c की full form होती है glycated hemoglobin test. Next, a fluid that is serous, straw colored with low protein content of less than 2 gram per deciliter is likely a what? It is likely a transudate. All right. It is not an exudate. It is not a serum. It is not a lymph. It is a transudate. Let's talk about exudates. Exudates होते हैं वो pathogenesis क्या करते हैं? They increases the vascular permeability in the inflammatory process. Exudates are seen in congestive cardiac failure. Their appearance is purulent or hemorrhagic. Color is yellow to red. एक्सुडेट का कलर येलो टू रेड होता है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो हाई होता है एक्सुडेट के अंदर, दैट इज ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होती है, दैट इज 1.018 वाटर से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन में इट क्लॉट स्पॉन्टेनियसली बिकॉज ऑफ हाई फाइब्रिनोजन लेवल। एक्सुडेट के अंदर हाई फाइब्रिनोजन लेवल होता है, तो ये क्लॉट जो है वो स्पॉन्टेनियसली कर जाता है। बैक्टीरिया आर यूजुअली प्रेजेंट इन इट। सेल काउंट इज हाई, सेल काउंट इसके अंदर हाई होता है। टिपिकल टाइप ऑफ सेल्स इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं इन द एक्यूट कंडीशन, न्यूट्रोफिल्स इन द एक्यूट कंडीशन एंड इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फोसाइट्स दिखाई देते हैं। न्यूट्रोफिल एक्यूट कंडीशन दिखाई देंगे, क्रॉनिक कंडीशन में लिम्फोसाइट दिखाई देंगे। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज हाई, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होती है वो हाई होती है। टाइप ऑफ एडीमा इसमें जो होता है दैट इज नॉन पिटिंग एडीमा, टाइप ऑफ एडीमा इज नॉन पिटिंग एडीमा इन एक्सुडेट्स। नेक्स्ट बात आती है ट्रांसुडेट के बारे में। ट्रांसुडेट आर द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द प्लाज्मा ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है तब ट्रांसुडेट निकलता है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द, और इसमें वैस्कुलर परमेबिलिटी नॉर्मल होती है, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ट्रांसुडेट में नहीं होता, पस की तरह निकलता है, पस वाली कंडीशन में ट्रांसुडेट्स निकलते हैं। क्लियर एंड सीरियस होता है, इसकी जो दिखने में क्लियर और सीरियस होता है। इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, इसका जो ट्रांसुडेट का कलर जो होता है दैट इज स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। कैसी कंडीशन में देखा जाता है? पस वाली कंडीशन में। अपीयरेंस कैसी होती है? क्लियर या फिर सीरियस, और कलर कभी कभार इसका स्ट्रॉ कलर्ड हो जाता है। इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है ट्रांसुडेट में दैट इज लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर। मेनली एल्ब्यूमिन होता है इसके अंदर, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसके अंदर दैट इज लेस देन 1.018। क्लॉट्स नहीं बनते इसके अंदर, क्लॉट्स आर एब्सेंट, ठीक है। बैक्टीरिया भी ट्रांसुडेट के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक। उसके बाद जो टिपिकल सेल काउंट होता है ट्रांसुडेट के अंदर वो लो होता है। सेल काउंट इन द ट्रांसुडेट इज लो। सेल्स कौन कौन से होते हैं? कभी कभार लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं, कभी कभार मेसोथेलियल सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होती है उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ट्रांसुडेट के अंदर। इट इज़ लो लेवल ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एडीमा जो होता है वो पिटिंग टाइप ऑफ एडीमा ट्रांसुडेट के अंदर देखा जाता है। ट्रांसुडेट के अंदर पिटिंग टाइप ऑफ एडीमा देखा जाता है।
Next, the pain associated with trigeminal neuralgia usually occurs on one side of the face and is paroxysmal in nature and lasting up to 2 minutes. Alright, attacks may occur rapidly up to 100 times a day. ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अटैक जो है वो अबाउट 100 टाइम्स अ डे भी एक्ट कर सकते हैं. Other disorders such as migraine can sometimes be misdiagnosed as trigeminal neuralgia. Which of the following symptoms of migraine differentiates it from trigeminal neuralgia? देखो, the pain in migraine, it is different from the pain in trigeminal neuralgia. The pain in migraine is often prolonged pain and often throbbing pain. ठीक है, लेकिन जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की जो पेन होती है वो शॉकिंग स्टैबिंग पेन होती है और इतनी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती, वो इतनी प्रोलॉन्ग नहीं रहती, वो 2 मिनट के अंदर आपकी सबसाइड कर जाएगी. ठीक है, मैक्सिमम केसेस में लगभग वो. उसके साथ जो माइग्रेन की पेन होती है उसमें कोई ट्रिगर नहीं चाहिए रहता. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में आपको फेस को टच करना होता है, कोई ना कोई ट्रिगर टच करना होता है. ट्रिगर पॉइंट अगर हवा भी लगती है उस पर तब भी वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ट्रिगर कर जाता है. बट माइग्रेन में ऐसा नहीं होता. माइग्रेन नॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड रहती है और थ्रॉबिंग पेन चली रहती है, धीरे धीरे पेन चली रहती है. माइग्रेन की पेन आप बियर कर पाते हो, लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेन यू कैन नॉट बियर. अगली जो कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं. अगर आपके पास कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ पेन है विदाउट पैरोक्सिम्स, कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ पेन विदाउट पैरोक्सिमल पेन मतलब विदाउट आपके बहुत शार्प अटैक से, तो दैट इज पोस्ट हर्पेटिक पेन. ऑलराइट, फिर अगर लंबी पेन हो रही है अगर पेशेंट को, दैट इज लॉन्गर देन 8 मिनट्स, 5 to 8 मिनट्स से ज़्यादा है, तो दीज आर नोटेड इन द पेशेंट्स विद क्रॉनिक पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया. क्रॉनिक पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया में 5 से 8 मिनट से ज़्यादा तक पेन रह सकती है. ठीक है, इफ़ देयर इज ओडोंटोजेनिक पेन, टूथ रिलेटेड पेन है, तो वो टूथ रिलेटेड पेन जो है वो साइनोसाइटिस इज डिफरेंट इन दैट इट इंक्लूड्स ओडोंटोजेनिक पेन. अगर साइनोसाइटिस है तो उसमें ओडोंटोजेनिक पेन भी होती है. इट इज़ अकम्पनीड बाय नेजल डिस्चार्ज. फीवर होता है, पोजिशनल हेडेक रहती है. अगर सर नीचे करके सोओगे तो वो सारा साइनस जो है वो भर जाता है ऊपर तक, तो उससे क्या लगता है जब साइनस का वेट बढ़ता है तो उसकी वजह से पेन या फिर पोजिशनल हेडेक स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सर नीचे की तरफ जब हम करते हैं तब दर्द लगने लगती है. ठीक है, फीवर रहता है, नेजल डिस्चार्ज आती है, ये चीज़ आती है साइनोसाइटिस में. इफ़ दैट इज़ मोर प्रोलॉन्ग्ड पेन विद थ्रॉबिंग, प्रोलॉन्ग्ड पेन विद थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग के साथ है तो दैन दैट इज़ माइग्रेन. ठीक है, और अगर शॉर्ट शार्प लैंसिनेटिंग पेन है तब दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. नेक्स्ट, साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया इज इनहेरिटेड एज व्हाट? साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर. Cyclic neutropenia, it is a disorder that causes frequent infections and other health problems in affected individuals. People with cyclic neutropenia have recurrent episodes of neutropenia during which there is shortage or deficiency of neutrophils. There is shortage or deficiency of neutrophils. ठीक है, cyclic neutropenia is inherited in an autosomal dominant pattern, which means only one copy of the altered gene in each cell is sufficient to cause the disorder. One copy of the cell is sufficient to cause the disorder. In most of the cases, affected person inherits the mutation from affected parent. Most of the cases में affected person जो है वो mutation को affected parent से inherit करता है. Next, a patient complains of looseness of dentures within hours of insertion. It is most likely due to what? ठीक है, it is most likely due to deflective occlusion. ठीक है, अगर बाकी सारी चीज़ें सही रखी हैं तो डिफ्लेक्टिव ऑक्लूजन की वजह से डेंचर जो है वो लूज हो जाता है. डेंचर मे बिकम लूज बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्टिव ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट्स बिकॉज of the continual shifting of the tissues in the basal seat. The errors should be corrected after making new interocclusal records. इसमें ना ही हमारा वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन हाई होता है, ना ही अनरिटेंटिव डेंचर होता है, ना ही एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग इंप्रेशन मेकिंग. ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही थी हमारी और विद इन फ्यू आवर्स ऑफ इंसर्शन आपका डेंचर लूज हो रहा है, उस टाइम सही था लेकिन विद इन फ्यू आवर्स ऑफ इंसर्शन आपका डेंचर लूज हो रहा है, तो डेंचर की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रही है टिश्यूज़ की, ठीक है, और ये ऑक्लूजन जो है वो ऊपर वाला डेंचर मान लो टाइट है और नीचे वाले डेंचर को जब ऑक्लूड कर रहे हैं, ऑक्लूड करने के बाद वो अपने टिश्यूज़ को इधर उधर लेके जा रहा है, तो वो ऑक्लूड होने के बाद जो नीचे वाला डेंचर है वो लूज हो जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू डिफ्लेक्टिव ऑक्लूजन. Incomplete or partial dentures, the deflective contacts occur when opposing teeth meet prematurely or unevenly. ठीक है, instead of simultaneous bilateral contact, there is premature or uneven contact. ठीक है, one area hits first and deflects the denture base. इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिव ऑक्लूजन. इससे इंस्टेबिलिटी हो जाती है, लॉस ऑफ रिटेंशन हो जाती है, ट्रॉमा टू सपोर्टिंग टिश्यूज भी हो सकता है और ऑक्लूजल डिसहार्मनी भी होती है. नेक्स्ट, इन थैलेसीमिया केस विद 2 gene mutations and a lack of beta globulin, प्रोडक्शन इज नोन एज कूलीज अनीमिया. थैलेसीमिया का केस है, 2 जीन का म्यूटेशन है, लैक ऑफ बीटा ग्लोबुलिन है.
लैक ऑफ बीटा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन है, इट इज़ नोन एज कूलीज अनीमिया। कूलीज अनीमिया को बीटा थैलेसीमिया मेजर भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया। नेक्स्ट एक टर्म आती है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जो है वो थैलेसीमिया माइनर को बोलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होता है और माइल्ड हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखा जाता है इसमें। फिर आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इसमें वेरिएबल वैरायटी होती है इसकी। माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया रह सकता है और पॉसिबल एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होती है, मतलब बोन मैरो के बाहर हमारी हिमेटोपोइसिस वो जो है वो देखी जाती है, ठीक है। इसमें आयरन ओवरलोड देखा जाता है बॉडी के अंदर। अगली चीज़ आती है बीटा थैलेसीमिया मेजर, ये कूलीज अनीमिया बोलते हैं इसको। इसमें सीवियर अनीमिया होता है, ट्रांसफ्यूजन की डिपेंडेंस हो जाती है इसमें, और इसमें एक्स्ट्रा मेडुलर हिमेटोपोइसिस देखी जाती है और आयरन ओवरलोड भी देखा जाता है। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज और ब्लड सेल्स आउटसाइड द बोन मैरो, मोस्ट कॉमनली इन लिवर और स्प्लीन, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाती है इसमें। तो कूलीज अनीमिया में हम ब्लड चढ़ा रहे हैं बार बार, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो हर एक ट्रांसफ्यूज ब्लड में मेरे पास आयरन जो है वो ऐड हो रहा है इन द बॉडी। तो ह्यूमंस हैव नो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म टू एक्सक्रीट आयरन। तो जितना भी हम ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं उससे इंटेस्टाइनल आयरन जो है वो बढ़ता जाता है, और उसके साथ साथ जो इंटेस्टाइन से नॉर्मली एब्जॉर्ब होना है आयरन वो भी नहीं रुकता, वो भी इंक्रीज करता जाता है। तो इससे आयरन की ओवरलोड हो जाती है। आयरन ओवरलोड अगर लिवर में हो जाती है तो इट विल कॉज सिरोसिस इन द लिवर, हार्ट में हो जाती है इट विल कॉज कार्डियोमायोपैथी एंड एरिथमियास, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हो जाती है तो देयर इज डायबिटीज, हाइपोगोनाडिज्म प्लस ग्रोथ फेलियर इन द आयरन ओवरलोड केसेस। नेक्स्ट, फॉर डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया द बोन मैरो सैंपल इज टेकन फ्रॉम वेयर। एप्लास्टिक एनीमिया के लिए जो बोन मैरो सैंपल लिया जाता है दैट इज टेकन फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, PSIS से लिया जाता है। The needle used here is Jamshidi's needle, JAMSHIDI needle. Jamshidi needle use की जाती है। Posterior iliac spine was the site of choice for adults and the site for children was 2 centimeter below the tibial tuberosity. बच्चों में जो साइट होती है that is 2 centimeter below the tibial tuberosity, टिबिया के 2 सेंटीमीटर नीचे, टिबियल ट्यूबरोसिटी जो होती है उसके 2 सेंटीमीटर नीचे बच्चों में, और पोस्टीरियर इलियक स्पाइन बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए। Next, a 6-year-old child is suffering from fever last 5 days. Since last 5 days, he is suffering from fever in a step ladder pattern. ठीक है, the child is suspected to be having suffering from enteric fever. Now, most commonly prescribed test would be what? देखो, step ladder pattern का मतलब होता है कि अगर एक टेम्परेचर है तो अगले दिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, उससे नीचे नहीं आ रहा। ये पैटर्न जो है वो एंटेरिक फीवर, टाइफाइड के फीवर में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। एंड मतलब टेम्परेचर नीचे नहीं आता, फेब्राइल कंडीशन नहीं आती स्टेप लैडर पैटर्न में। जो टेम्परेचर पिछले दिन है उससे अगले दिन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है। तो इसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं बिकॉज इट डायरेक्टली डिटेक्ट्स द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेजेस, ठीक है। अब हमें पता है कि चाइल्ड स्टेप लैडर पैटर्न पे है तो सजेस्टिव ऑफ टाइफाइड है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ है, तो हम ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ब्लड टेस्ट करवाते हैं। दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिक्स। अब इससे हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम जो है वो दवाई जो है पेशेंट को देंगे। इसके अलावा जो टेस्ट यूजफुल होते हैं दैट इज़ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट बिकम्स पॉजिटिव ओनली आफ्टर 7 to 10 days, ठीक है, तो इसका उस टाइम कोई काम नहीं है हमारे पास, 5 दिन का बच्चा बीमार है। स्टूल या यूरिन टेस्ट जो होते हैं वो लेटर, जब डिजीज चलती रहती है उसका लेटर स्टेज में काम में आते हैं। CBC जो है वो तब होता है, वो सपोर्टिव टेस्ट है, वो भी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। इसलिए द टेस्ट वी आर गोइंग टू डू इज ब्लड कल्चर, ओके। Next, a 36-year-old diabetic patient develops lung abscess with BP of 140/80. BP उसका 140/80 है और उसको lung abscess develop हो गई है। She was fatigued and drowsy. What is the criteria for emergency hospital admission? Criteria for emergency hospital admission is altered sensorium, ठीक है। Altered sensorium is any change in patient's normal level of consciousness, awareness, attention और cognition, ठीक है। मतलब ड्राउजी, एक्सेसिव स्लीपीनेस, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, रिड्यूस अलर्टनेस, ये सारी ऑल्टर्ड सेंसोरियम के अंदर चीज़ें जो वो आती है, ठीक है। की रीज़न क्या रहता है ऑल्टर्ड सेंसोरियम का कि कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप हो रहा है, या तो हिपोक्सिया हो गया, या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सेप्सिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, ड्रग टॉक्सिन इफेक्ट आ गए हैं, हेपेटिक या यूरिनरी कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है। इसीलिए हम जो है पेशेंट को एडमिशन करवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल्टर्ड सेंसोरियम इज़ अ क्राइटेरिया, इट इज़ अ सफिशिएंट क्राइटेरिया दैट शोज कि हमारे जो वाइटल चीज़ें चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही। देयर इज़ अनेबल टू रिपोर्ट वर्सनिंग सिम्टम्स। पेशेंट खुद एस्पिरेट कर सकता है, कुछ फॉल गिर सकता है, कहीं कहीं कुछ मेडिकेशन मिस कर सकते हैं, तो इसलिए वी एडमिट द पेशेंट। नेक्स्ट, पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन 3 months बैक। इट रिपोर्ट्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ एंड फैब्रिकेशन ऑफ डेंचर। On examination, the patient is edentulous with only 2 molars remaining in the arch, which
are periodontally compromised. How will you proceed with the treatment? Now देखो हमें एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी क्योंकि पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज टीथ है, लेकिन एडवाइस करेंगे हम एक्सट्रैक्शन आफ्टर 3 more months. लगभग 6 मंथ हमें चाहिए ताकि हम जो है वो पेशेंट को कोई ना कोई इन्वेजिव सर्जरी कर सकें पेशेंट के अंदर एमआई के बाद. ओके 6 मंथ्स चाहिए रहते हैं और तब तक हम उसको इंटरिम प्रोस्थेसिस दे देंगे. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग जो प्रोस्थेसिस है वो टेम्परेरी प्रोस्थेसिस विल बी गिवन टू द पेशेंट. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस एक्सेप्ट. देखो cold extremities are the cause of peripheral cyanosis. Arterial or venous obstruction is a cause of peripheral cyanosis. Reduced cardiac output is a cause of peripheral cyanosis. But congenital heart disease, it is a cause of central cyanosis. Congenital heart disease is a cause of central cyanosis. पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज अगर याद होंगे तो बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे जो होंगे वो सेंट्रल के होंगे. पेरिफेरल में सबसे पहले रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट हो जाता है. रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट इज कॉजिंग पेरिफेरल साइनोसिस, क्योंकि अब ब्लड जो है पेरिफेरीज में नहीं जाएगा और सिर्फ सेंट्रल सिस्टम तक रहेगा. कोल्ड एक्सपोजर वो भी पेरिफेरल साइनोसिस के लिए होता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज वो भी पेरिफेरल साइनोसिस शो करेगा. आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन पेरिफेरल साइनोसिस शो करेगा. वीनस ऑब्स्ट्रक्शन विल शो द पेरिफेरल साइनोसिस. नेक्स्ट, टॉर्सेस दी पोंथिस इज कॉज्ड बाय व्हाट. स्पेलिंग है TORSADES DEPOINTES. ये किसी और भाषा में लिखा हुआ है. ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय हाइपोकैलेमिया. ठीक है, द टॉर्से डी पोंथिस हाउएवर repolarization is prolonged. This can be due to the electrolyte disturbances, hypokalemia, hypomagnesemia and hypocalcemia. पोटेशियम कम हो जा रहा है, मैग्नीशियम कम हो जा रहा है और कैल्शियम कम हो जा रहा है. इससे हमारे पास टॉर्से दी पोंथिस होता है. इसके साथ इसमें ब्रैडीकार्डिया भी देखा जाता है. देखो, टॉर्सेट्स का मतलब होता है ट्विस्टिंग और डी पॉइंट्स का मतलब होता है ऑफ द पॉइंट्स दैट ईसीजी में जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, उसी को बोलते हैं टॉर्से दी पोंथिस. इट इज़ अ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल. ठीक है, तो इस चीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो बहुत कम हो गया होता है और ब्रैडीकार्डिया हो जाता है. नेक्स्ट, द ड्रग यूज फॉर पेन रिलीफ इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज विच ड्रग. ना ही डिक्लोफेनाक होगा, ना ही ट्रामाडोल, ना ही ब्रूफिन. ओके, द मॉर्फिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग दैट इज यूज फॉर पेन रिलीफ इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अमंग द 4. मॉर्फिन MI के पेशेंट्स के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है उसको कम कर देता है. ठीक है, मॉर्फिन पेन को रिलीव करता है और फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट कर देता है. ठीक, एंग्जाइटी कम करता है, हार्ट रेट कम करता है और वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी वेजो डायलेशन या फिर वीनो डायलेशन करवा के वेंस का डायलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर वो कम पड़ता है और जो रेजिस्टेंस है, BP है, वो भी फॉल कर जाता है. तो इसकी वजह से इट इज़ एक्टिंग एज एन एंग्जियोलिटिक सेडेटिव एंड हैविंग अ एंटी पेन इफेक्ट. ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट. और प्रीलोड अब कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एंग्जाइटी वगैरह कम होगी तो रेस्पिरेटरी कंजेशन भी कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ओवरलोड या फिर पल्मोनरी ओवरलोड भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट, अ पेशेंट इज हेलिंग फ्रॉम दिल्ली विद हिस्ट्री ऑफ 3 days of high fever, develops extensive petechial rashes and arthralgia. Hemoglobin level जो था वो there was 9%. WBCs were 3000 cells per millimeter cube. Platelet count was 20,000 per millimeter cube. BT prolonged है, clotting time normal है. What is most likely the diagnosis? The diagnosis is dengue. Okay, डेंगू है उसको. देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो गया तो मतलब अनीमिया है. यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स कम हो गए, दैट इज ल्यूकोपीनिया है. और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कि प्लेटलेट डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, कोएगुलेशन कैस्केड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है. ठीक है, देयर इज एक्यूट फेब्राइल इलनेस, क्योंकि 3 दिन से जो पेशेंट में है वो बहुत ज़्यादा फीवर है उसको. अब पेटेकिया दिख रहे हैं तो वहाँ पे कैपिलरी फ्रेजिलिटी या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शो होता है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर कैपिलरी फ्रेजिलिटी इज सीन इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव पेटेकिया. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारे पैरामीटर शो करते हैं कि कोई ना कोई वायरल डिजीज़ है, उसको वायरल इन्फेक्शन है जो कि बोन मैरो को अफेक्ट कर रहा है और प्लेटलेट्स को अफेक्ट कर रहा है. पेटेकियल रैश है तो वो ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो वो डेंगू के हेमरेजिक फीचर्स में आता है. पेटेकियल रैश एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी इज इन डेंगू हेमरेजिक फीचर्स. ये क्लासिकल साइंस आ गए. फीवर, रैश, आर्थरेजिया, मायालजिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारे डेंगू हेमरेजिक फीवर के साइंस आते हैं. ठीक है, इसलिए वी आर गोइंग फॉर डेंगू. ठीक है, इसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रहता है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, WBCs भी कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन में भी अनीमिया हो जाता है. नेक्स्ट, अ 48-year-old patient presents to OPD with tingling sensation and numbness of his fingers. The patient is chronic alcoholic and was
recently started anti-tubercular drugs. What should be the line of treatment in this patient? इसको हम विटामिन B6 देंगे, ठीक है। विटामिन B6 फॉर टिंगलिंग, या फिर ये जो टिंगलिंग सेंसेशन जो आ रही होती है फिंगर्स वगैरह में, अभी उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चला हुआ है, ठीक है, तो उसको विटामिन B6 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सी विटामिन B6 pyridoxine vitamin B6 is prescribed to prevent the treatment peripheral neuropathy that is caused by certain drugs, especially isoniazid जो हमारे पास peripheral neuropathy और करवाता है, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन B6 देते हैं, ठीक है। विटामिन B6 प्रिवेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोपैथी, ठीक है, और रिकमेंडेड डोज विटामिन B6 की होती है 10 to 50 मिलीग्राम पर डे, 10 to 50 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड इन रूटीनली फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देखो, एस्पिरिन यूज़ किया जाता है, स्टैटिन्स यूज़ किए जाते हैं, प्लस बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं। वारफेरिन इट इज़ नॉट यूज्ड रूटीनली फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की जो पैथोलॉजी होती है उसके अंदर हमारे पास कोई भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना हुआ है वो ब्लॉकेड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब थ्रोम्बस ब्लड प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से कोई क्लॉट नहीं बन रहा है। अगर प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से कोई क्लॉट बनने का खतरा रहेगा तब हम वारफेरिन यूज़ करेंगे, ऐसे वारफेरिन देने का कोई यूज़ नहीं होता। ये हम तब देते हैं जब हमारे पास कोई मैकेनिकल हार्ट वैल्व डाला हो, या फिर कोई एट्रियल फिब्रिलेशन का केस हो, या फिर कोई लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रोम्बस का केस हो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तब वारफेरिन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। ऐसे सिर्फ आपके पास एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, स्टैटिन्स, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कोलेजन फाइबर्स इन ऑर्गेनिक सीमेंटम इज व्हाट? ऑर्गेनिक सीमेंटम के अंदर टाइप 1 प्रिंसिपल कोलेजन फाइबर्स होते हैं, टाइप 1, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट डेथ्स इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट, तो आंसर है 24 आवर्स के अंदर अकर कर जाती है। यूजुअल कॉज क्या रहता है? एरिथमियाज रहती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से एरिथमिया रहती है। दूसरी चीज़ है कि जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं उन्हीं के पास जो है वो इस्चीमिया हो जा रहा है, वहीं पे ब्लड सप्लाई कम हो जा रही है, तो अब हार्ट के टिश्यूज़ में भी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो 2 से लेकर 24 घंटे के अंदर बाकी जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है उनकी वजह से डेथ अकर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज क्वेश्चनेयर इज यूज फॉर व्हाट? रोज क्वेश्चनेयर इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ एंजाइना। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 में आप चेस्ट पेन के बारे में क्वेश्चन पूछोगे, क्या आपको पेन होती है नहीं होती? इज द पेन लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन और द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट? इज द पेन ब्रॉट बाय एक्सर्शन, जैसे कि वॉकिंग, क्लाइंबिंग या कोई भी चीज़ करते हैं एक्सर्ट होने पे पेन हो रही है? क्या पेन निकल जाती है जब आप रेस्ट करते हो? क्या पेन स्टॉप हो जाती है जब आप रेस्ट करते हैं, या फिर अपनी एक्टिविटी को रोकते हैं या धीरे करते हैं तब पेन कम होती है? फिर उसके बाद आप कैरेक्टर और ड्यूरेशन पूछोगे कि पेन को डिस्क्राइब कैसे करोगे आप? हाई, हैवी, टाइटनेस और प्रेशर काइंड, किस तरह की पेन हो रही है? क्या पेन कुछ सेकंड तक लास्ट कर रही है या पेन मिनट्स तक लास्ट कर रही है? क्या पेन नाइट्रोग्लिसरीन लेने पे चली जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है? या कोई दवाई आप लेते हैं पेन को निकालने के लिए? ये आप चीज़ें पूछोगे। एडिशनल डिटेल में क्या पूछेंगे कि आपको पेन सिर्फ एक्सर्शन करने पे ही आती है या नहीं आती, ठीक है? फिर आप पेन के जो सर्कमस्टांसेस है, पेन जैसे जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस वो कब आते हैं, दिन में कब आते हैं, खाना खाने के पहले आते हैं, बाद में आते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन पूछोगे आप। येस और नो वाले मेन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? अब थोड़ा बहुत इसमें पेशेंट अपना भी बता सकता है। इसको इंटरप्रेट करने के लिए यू विल गो विद डेफिनेट एंजाइना, प्रोबेबल एंजाइना एंड नो एंजाइना। नो एंजाइना में ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नो होगा। जो मेजर क्वेश्चन है जैसे कि रेट्रोस्टर्नल पेन या फिर रेस्ट से रिलीव होना, वो नो होगा, ठीक है? प्रोबेबल में मैक्सिमम कुछ फीचर्स ही ऐसा आ सकते हैं, ठीक, कुछ फीचर्स पॉजिटिव आएंगे। डेफिनेट एंजाइना में क्या होता है कि GTN लेन से पेन चली जा रही है, रेस्ट से रिलीव हो जा रही है, और पेन जो है वो रेट्रोस्टर्नल है, ठीक है? और एक्सर्शन पे पेन जो है वो इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सिफिलिटिक एन्यूरिज्म इज व्हाट? सिफिलिटिक एन्यूरिज्म के लिए मोस्ट कॉमन साइट जो होती है दैट इज असेंडिंग ऑर्टा, ओके? असेंडिंग ऑर्टा, अगर आपके पास 100 केस आ रहे हैं सिफिलिटिक एन्यूरिज्म के, तो उसमें से 50 केसेस में असेंडिंग ऑर्टा जो होगी वो मोस्ट कॉमन साइट होगी फॉर सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट बात आती है सर्सॉइड एन्यूरिज्म ऑफ द स्कैल्प आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम सर्सॉइड एन्यूरिज्म, दे आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। Superficial temporal artery is the main supply to the sarcoid aneurysm of the scalp in 90% of cases. 90% केसेस में जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वो सप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से सर्सॉइड एन्यूरिज्म बनता है। इन रिमेनिंग 71%, जो 71% केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो होगी वो डोमिनेंट आर्टरी होगी, ठीक है? और बाकी जो 29% केसेस बचते हैं उसमें सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के साथ ऑसिपिटल आर्टरी जो होंगी वो दोनों मिल के एन्यूरिज्म कॉज करवा रही होंगी, ठीक है? सो मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दैट इज द रीजन फॉर सर्सॉइड एन्यूरिज्म। सर्सॉइड जो मतलब होता है उसका मतलब होता है नेटवर्क ऑफ डायलेटेड टॉर्चरस एंड इंटरकनेक्टेड ब्लड वेसल्स।
इसमें नेटवर्क ऑफ डायलेटेड टॉर्चुरस और इंटरकलेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे एन्यूरिज्म हो रहा है, मतलब कि बैलूनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जा रही है, ठीक है। बेसिकली स्कैल्प और ब्रेन में ये चीज़ जो है वो सप्लाई करती है सर साइड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है आपके पास, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, जिसमें एक्यूट पेन है, स्वेलिंग है ऑफ द लेफ्ट ग्रेड टो का स्वेलिंग है। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस जब किया तो उसमें रेज ल्यूकोसाइट्स आए हैं, सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल है। व्हाट इज द डायग्नोसिस फॉर दिस इज एक्यूट गाउट, ठीक है। एक्यूट गाउट में आपको सडन इंटेंस जॉइंट पेन होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट होती है, ठीक है, स्वेलिंग, वार्मथ और रेडनेस होती है। यूजुअली अफेक्ट करता है एक साइड ऑफ द जॉइंट को, जैसे इसमें कर रहा है, एक टो को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज वन ग्रेड टो, लेफ्ट ग्रेड टो। ग्रेड टो को हम पोडाग्रा भी बोलते हैं, पोडाग्रा, ठीक है। तो ये सारी क्लासिकल प्रेजेंटेशन है प्लस जॉइंट इन्फ्लामेशन है। इट इज एनफ टू डायग्नोस इट एज एक्यूट गाउट इवन इफ द यूरिक एसिड लेवल इज नॉर्मल। इसको हम ना ही सेप्टिक आर्थराइटिस बोलेंगे, ना ही सूडो गाउट बोलेंगे और ना ही रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलेंगे। इट इज़ अ केस ऑफ एक्यूट गाउट। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? एक्यूट गाउट इज टिपिकली प्रेजेंट्स एज सडन सीवियर अटैक ऑफ पेन, swelling, redness in a single joint, commonly a grade 2, that is podagra. It is often triggered by alcohol or high purine intake with synovial fluid showing needle-shaped, negatively bifurcent urate crystals. Serum uric acid may be normal during this attack of acute gout. ठीक है, अब बात आती है सेप्टिक आर्थराइटिस की। सेप्टिक आर्थराइटिस यूजुअली अफेक्ट्स लार्ज जॉइंट्स। ये छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करता, ये लार्ज जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। सेप्टिक वाला नी हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ठीक है। सिंगल लार्ज जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। रैपिड ऑनसेट होती है इसमें भी, पेन, वार्मथ, स्वेलिंग होती है, सिस्टम्स लाइक फीवर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो होगा, अगर हम साइनोवियल फ्लूइड को चेक करेंगे तो वहाँ पे WBCs बहुत ज़्यादा हाई आएंगे विद पॉजिटिव बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर विल बी पॉजिटिव इन सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है। रिएक्टिव आर्थराइटिस की बात करते हैं इसके बाद। रिएक्टिव आर्थराइटिस में एसिमेट्रिक होता है, often occurring as oligoarticular arthritis occurring 1 to 4 weeks after gastrointestinal or genitourinary infection, ठीक है। रिएक्टिव जो होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनाइटो-यूरिनरी इन्फेक्शन के 1 से 4 हफ्ते के बाद अकर करना शुरू करेगा। अफेक्टिंग नीज, एंकल्स, फीट विद स्टेराइल साइनोवियल फ्लूइड। इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है दैट इज स्टेराइल। इसमें फीचर जैसे कंजक्टिवाइटिस या फिर यूरिथराइटिस भी देखा जाता है। सूडो गाउट क्या होता है? इट इज CPPD। सूडो गाउट ये लार्जर जॉइंट जैसे कि नी, रिस्ट, एंकल को अफेक्ट करता है। इट कैन बी एक्यूट और सब एक्यूट। इसमें रोम्बॉइड शेप्ड पॉजिटिव बाइफर्जेंट क्रिस्टल्स, पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल जो है वो जॉइंट स्पेस के अंदर देखे जाते हैं विद पेन एंड स्वेलिंग, यूजुअली लेस इंटेंस देन गाउट एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स आर मिनिमल। जो सूडो गाउट है उसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे वो मिनिमल होते हैं, ठीक है। एंड इट इज रिवील्ड बाय रोम्बॉइड शेप्ड पॉजिटिव बाइफर्जेंट कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स नहीं बनते, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बनते हैं सूडो गाउट में।